हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शक्ति गुणांक क्या होता है, और हम पढ़ेंगे कि बाँटहीन धारा क्या होती है। शक्ति गुणांक तथा बाँटहीन धारा के बारे में भी हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए आपको इसे तैयार करके अवश्य जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो ये पूछा जाने वाला है। वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति एवं शक्ति गुणांक क्या होता है। ठीक है नी, और हम पढ़ेंगे कि बाँटहीन धारा क्या है। लास्ट में हम पढ़ लेंगे कि बाँटहीन धारा होती क्या है। ठीक है नी, ये पूछ लेता है एक नंबर में कि बाँटहीन धारा क्या होती है, बाँटहीन धारा का अर्थ क्या है, समझाइए, तो वो हमें लिखना पड़ता है। तो इस वीडियो में तो हम केवल अभी पढ़ने वाले जो हैं वो आपको मैंने बता ही दिया है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ सके। इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको भी एक बार जाके देख लें। बहुत ही शानदार तरीके से उस टॉपिक को पढ़ाया गया है ताकि आपको पूर्ण कर समझ में आ सके। ठीक है, बाकायदा इसको थ्योरी सहित लिखवाया गया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो उसको जाकर एक बार देख लें ताकि आपका वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए, कोई भी टॉपिक छूटे ना आपका। ठीक है नी, क्योंकि पेपर के जो टाइम है वो नज़दीक है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ कि इन टॉपिकों को जो पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है नी, जो पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आज जो इस मॉडल पेपर से निकाल के लेके आया हूँ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति एवं शक्ति गुणांक क्या होता है। शक्ति तथा शक्ति गुणांक। देखो, ये हेडिंग तो आपकी किताब की है, परंतु मैं बता सकता हूँ कि उसमें क्या पूछा था। उसमें पूछा था कि शक्ति गुणांक क्या है, इसका तात्पर्य क्या है बताइए। तो हमें शक्ति गुणांक की परिभाषा देनी थी और शक्ति गुणांक होता क्या है, किस प्रकार से निकल के आता है इसका फॉर्मूला, वो बताना था। इसलिए मैं यहाँ पर इस किताब की हेडिंग को लेके आया हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति एवं शक्ति गुणांक क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति एवं शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो, शक्ति का मतलब होता है सामर्थ्य, यानी कि पावर। ठीक है नी, जब किसी भी परिपथ में जो किसी भी धारा को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है बैटरी द्वारा, जो जो ताकत लगती है बैटरी द्वारा, जो उसका सामर्थ्य होता है, वही क्या होती है, उसकी शक्ति होती है। यानी कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए तो उसे शक्ति कहते हैं। तो हम कह सकते हैं परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर, जो ऊर्जा व्यय होती है और उसकी दर कितनी प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा मतलब व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, उसे शक्ति कहते हैं। यहाँ पर हम शक्ति गुणांक की परिभाषा देखेंगे। पहले हम शक्ति को देखते हैं, उसके बाद इसका हम औसत फॉर्मूला देखेंगे। शक्ति का औसत फॉर्मूला क्या होता है, वहीं से हमारा शक्ति गुणांक की परिभाषा निकल के आएगी। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं शक्ति। तो चलिए स्टूडेंट, शक्ति क्या होती है, यानी पावर किसे कहते हैं। तो पावर होती है कि परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर शक्ति कहलाती है। कोई भी एक विद्युत परिपथ है, उसमें जो ऊर्जा व्यय होती है प्रति सेकंड की दर से, उसे शक्ति कहते हैं। ठीक है नी, हमने हाई स्कूल में भी पढ़ा है कि P बराबर फॉर्मूला होता है W/T, ये होता है। W का मान होता है VIT, तो VIT को जब यहाँ रखा जाएगा तो ये हो जाएगा VIT बटे में T से T कट जाएगा, VI आ जाएगा। ठीक है नी, तो यहाँ पर शक्ति की परिभाषा ये भी हो जाएगी कि अगर हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित करें तो ये हो जाएगी कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। ऐसी इस प्रकार से भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा इसका समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे इसको समीकरण नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें ही हम कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो होता है I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ये होता है साइन ओमेगा टी। ठीक है नी, यहाँ पर एक फाई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फाई, ये होता है, इस प्रकार से लेते हैं। और इसका जो होता है यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का, वो होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है, साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा है, W नहीं है। तो ये दो इसके समीकरण होते हैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए और प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो कलांतर अलग है, तो इसका कलांतर हमने अलग लिया है, क्योंकि वोल्टता और धारा का कलांतर अलग अलग हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है नी, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये दोनों समीकरण जो आए हैं हम समीकरण फर्स्ट से करेंगे। किससे करेंगे, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख देंगे तो ये हो जाएगा P बराबर V की जगह पर V का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है नी, और हम I की जगह पर I वाला मान रखेंगे तो ये हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है नी, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमें यहाँ पर कि P को ऐसे रहने देना है और यहाँ से V नॉट और I नॉट को इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है नी, और यहाँ से साइन ओमेगा टी और यहाँ हो जाएगा साइन
ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने अभी किया क्या है, अभी कुछ नहीं किया है, केवल मान रख दिया है और वहाँ से बस इसको इस प्रकार से कर लिया है। आई को यहाँ से यहाँ कर लिया है, बस अभी किया कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब आप इसमें कर क्या सकते हैं, देखो इसमें हम करने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु अब हम इसमें थोड़ा-सा अपनी तरफ से कुछ करेंगे। ठीक है नहीं, क्या करेंगे? हम इसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 से ही भाग लगाते हैं। यानी कि 2/2 से गुणा कर दो, सिंपल सी बात। 2/2 से गुणा कर दो इसमें। तो जब इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर P बराबर V नॉट I नॉट बट्टे में 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी, और यहाँ हो जाएगा साइन कोष्टक में ओमेगा टी प्लस फाई, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आप क्या करना है, अब आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला जो बन रहा है, ये फॉर्मूला कौन सा है? चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला है किसका, तो इसे नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं, चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। तो उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसमें सूत्र जो बन रहा है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो वो बन रहा है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर होता है माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला का इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, वायु वालों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, परंतु मैथ वाले जो होंगे वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है आपका त्रिकोणमिति से फॉर्मूला आया है। अब आपको जान दे सकते हैं कि यहाँ पर ए, इसको ए मानेंगे, ए कौन है, तो यहाँ पर ए, ये बी कौन मानेंगे इसको, तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है। तो आपको करना क्या है, तो पी बराबर हो जाएगा वी नॉट आई नॉट बट्टी में 2, और कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखो, यहाँ पर कॉस ए का मान ओमेगा दिया है ओमेगा टी, और बी का मान माइनस, बी का मान ये वाला दिया है, तो ओमेगा टी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है नहीं, इस प्रकार से यहाँ माइनस से माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए का मान कितना है ओमेगा टी, और प्लस यहाँ पर मान दिया है ओमेगा टी प्लस फाई, तो जो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। इस प्रकार से ये तुम्हारे यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट बट्टे में 2। आप यहाँ देख सकते हो कि ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस माइनस की फाई, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पर देखो ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस फाई, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो कॉस माइनस फाई दिया है, कॉस माइनस फाई जो दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि यदि यदि आपका ऐसे दिया होता, यदि आपका साइन माइनस थीटा होता तो वो हो जाता माइनस साइन थीटा, परंतु अगर कॉस माइनस थीटा होता तो वो क्या होता, वो केवल कॉस थीटा होता प्लस में। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर देखो माइनस फाई दिया है तो केवल क्या होगा, कॉस फाई रहेगा। क्या रहेगा, कॉस फाई रहने वाला है। तो चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पी बराबर वी नॉट आई नॉट बटी में 2, और यहाँ पर हो जाएगा केवल ये कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया इस प्रकार से। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, ये हमारी शक्ति निकल के आई है, परंतु ये औसत शक्ति नहीं है। अब हम औसत शक्ति निकालेंगे एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान, इस औसत शक्ति कितना होगा वो हमें निकालना है। तो औसत के लिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई, ये पूर्ण चक्कर के लिए इसका मान होता है 0। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मान क्या होता है, 0 होता है 2 ओमेगा टी, क्योंकि टी के साथ यहाँ पर ओमेगा दिया गया है, कला इसकी जो दी गई है टी के साथ दी गई है, यहाँ पर ये नहीं, मतलब ये 0 नहीं होगा, फाई कॉस फाई 0 नहीं होगा। यहाँ पर ओमेगा टी दिया है टी के साथ, यानी कि यहाँ पर कला संबंधित स्रोत यानी कला दिया है, हमें पूर्ण टाइम के लिए निकालना है, एक पूरा चक्कर के लिए। तो यहाँ पर ये पूरे चक्कर के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 0, इसका मान हो जाएगा 0। तो चलिए मैं इसी स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, उसके बाद इसको आगे की तरफ करते हैं। एंड एक पूर्ण चक्कर के लिए cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई होता है बराबर 0, क्योंकि एक पूर्ण चक्कर के लिए इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट एक पूर्ण चक्कर के लिए cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है। ठीक है नहीं, अतः औसत शक्ति होगी इसकी, तब हम इसकी औसत शक्ति निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हम पूरे चक्कर की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर औसत शक्ति नहीं है, तो औसत शक्ति के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर पी एवरेज कर देंगे, यहाँ पर नीचे एवरेज लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है नहीं, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा वी नॉट आई नॉट वटे में 2, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस फाई, और यहाँ पर ये तो 0 हो ही जाएगा यहाँ पर। ठीक है नहीं, औसत निकाल रहे हैं हम इसका,
क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, इसका औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम औसत जब यहाँ पर निकालेंगे तो अब देखो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको कि पी एवरेज बराबर वी नॉट आई नॉट वटे में ऐसे लिख दूँ इसको तो रूट टू इंटू रूट टू, फिर भी तो 2 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा केवल ये कॉस फाई। ठीक है नहीं, तो अब यहाँ पर इसको ऐसे ले सकते हैं, हमने पढ़ लिया है वर्ग माध्य मूलमान, जो कि मैंने वीडियो बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लें, ताकि आपका वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी पी एवरेज यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसके नीचे इसकी बात करेंगे इतने की, तो वी नॉट बटे रूट टू दिया है, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस, और यहाँ पर हो जाएगा आई आर एम एस, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस फाई। क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। तो औसत के लिए जो हमारा फॉर्मूला आया वो जी आया निकल के, क्या आया है, औसत के लिए फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है कॉस फाई, इसे हम कहते हैं शक्ति गुणांक। क्या कहते हैं इसको हम, शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, शक्ति गुणांक। क्या कहते हैं इसे, शक्ति गुणांक कहते हैं। इसी पर डिपेंड करता है कि औसत शक्ति कितनी होगी, फाई के मान पर डिपेंड करेगा। फाई का मान जैसा होगा उसी के आधार पर शक्ति होगी इसकी। ध्यान रखना कि अधिकतम शक्ति कितनी हो सकती है, 1, यानी कि इसकी जो शक्ति गुणांक हो सकता है वो 1 हो सकता है, और न्यूनतम हो सकता है -1। तो अधिकतम तो 1 ही रहेगा ना, 1 से ज़्यादा नहीं आएगी इसकी शक्ति। ठीक है नहीं, तो जो एवरेज पी एवरेज होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होता है। ठीक है नहीं, यहाँ पर इसको कहते हैं हम क्या, कॉस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं। अब हम बात करते हैं शक्ति गुणांक, अगर यहाँ से निकालना चाहें तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। अगर स्टूडेंट यहाँ शक्ति गुणांक निकालना चाहो तो ऐसे निकलेगा, ये कॉस फाई बराबर ये पी एवरेज जो तुम्हारा है, पी एवरेज बट्टे में आएगा तुम्हारा वी आर एम एस और आई आर एम एस। ठीक है नहीं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तुम्हारी जो है वो क्या है, वो तुम्हारा है वास्तविक औसत शक्ति। वास्तविक औसत शक्ति और आभासी औसत शक्ति, ये आभासी है ये वास्तविक है। तो वास्तविक औसत शक्ति और आभासी औसत शक्ति के अनुपात को हम कहते हैं शक्ति गुणांक। इस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, चलिए मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट इसकी परिभाषा हो जाएगी, वास्तविक औसत शक्ति यानी पी एवरेज तथा आभासी औसत शक्ति वी आर एम एस आई आर एम एस के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। अगर आपको एक नंबर में अगर पूछा जाए कि शक्ति गुणांक क्या है, तो आपको इस प्रकार से परिभाषा लिखनी है और ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होती है आपकी शक्ति गुणांक। ये क्या होता है, शक्ति गुणांक की परिभाषा होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी शक्ति गुणांक की परिभाषा एक और हम बनाते हैं, जो कि वो सर्किट से ली जाती है। कहाँ से होती है, वो सर्किट के माध्यम से होती है। जैसे तुम्हारा एल आर सर्किट और सी आर सर्किट, जिससे हम tan फाई निकाल सकें, उससे हम शक्ति गुणांक को निकाल पाते हैं। ठीक है ना, जिससे हम tan फाई निकाल सकें। तो यहाँ पर शक्ति गुणांक की परिभाषा क्या होगी, चलिए मैं वो भी परिभाषा यहाँ पर लिख देता हूँ। तो शक्ति गुणांक की परिभाषा क्या होती है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध आर तथा उस परिपथ की प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। स्टूडेंट, ये परिभाषा बनी कहाँ से है, ये परिभाषा बनी है जैसे कि हमने पढ़ा है कि 7 सर्किट होते हैं, और ये 7 सर्किट में से हम उसके लिए शक्ति गुणांक परिभाषित करते हैं, उन सर्किट के लिए जिनमें tan फाई हम निकाल सकें। क्या निकाल सकें, tan फाई। तो tan फाई किन किन सर्किट में निकाल सकते हैं, जैसे तुम्हारा हो गया एल आर सर्किट हो गया, और हमारा हो गया सी आर सर्किट हो गया, और हो गया हमारा एल सी आर सर्किट हो गया। इन सर्किट में हम tan फाई निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, tan फाई। क्योंकि आपको पता है कि हम अगर एल आर सर्किट की बात करें, किसकी बात करें, एल आर सर्किट की हम बात करते हैं। चलिए एल आर सर्किट की ही बात करते हैं। तो एल आर सर्किट के लिए यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसका यहाँ पर ग्राफ बनता है। हम tan फाई के लिए बना रहे हैं, किसके लिए, tan फाई के लिए। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि L जो होता है वो होता है हमारा धारा से π/2 आगे। तो यहाँ से π/2 आगे होगा तो ये होगा तुम्हारा VL यहाँ पर, और यहाँ पर तुम्हारा होगा VR। ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ पर इस प्रकार से होगा। और इसके मध्य में जो होता है वो होता है एक परिणामी, हम यहाँ पर निकालते हैं विभव, परिणामी विभव कहते हैं इसको। और यहाँ होता है फाई, क्या होता है यहाँ पर, फाई होता है। तो हमें अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा tan। तो tan यहाँ से निकाल लेंगे, ये VL है तो ये भी तुम्हारा VL होगा, और ये VR होगा। तो इसमें हम tan फाई निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, tan फाई निकाल सकते हैं। जो धारा है इसमें धारा की डायरेक्शन यही होगी। ठीक है नहीं, तो जो धारा होती है π/2 क्या होती है, पश्चगामी होती है VL से। तो इसमें हम tan फाई निकाल सकते हैं। तो इसलिए इससे हमने परिभाषित किया है कि क्या, कि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R, देखो इसमें भी R है इसमें भी R है, तो प्रतिरोध R उस परिपथ की प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। यानी कि प्रतिरोध R जो दिया है, प्रतिरोध R और उस परिपथ की प्रतिबाधा, इसकी क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा।
तो आपको पता है इसकी प्रतिबाधा क्या होगी? इसकी प्रतिबाधा होती है जेड बराबर होता है रूट के अंदर एल का मतलब एल ओमेगा स्क्वायर, मैं लिखता हूँ उसकी, तो एल ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये उसकी होती है प्रतिबाधा। क्या होती है स्टूडेंट? इसकी प्रतिबाधा होती है। अब हमें क्या करना है कि अगर इसका शक्ति गुणांक को परिभाषित करना है, कॉस फाई निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे? कॉस फाई। कॉस फाई किस प्रकार से निकालेंगे? तो ये जो निकल के आया तुम्हारा जेड होता है, क्या होता है? जेड, प्रतिबाधा कहते हैं इसको, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर कॉस फाई अगर फाइंड करोगे तो कॉस फाई कैसे निकाल सकते हो? हमें शक्ति गुणांक निकालना है, कॉस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार तुम्हारा v, तो यहाँ पर हो जाएगा वी आर दिया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी आर को लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिख दो वी आर वट्टे में नीचे क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा जो होगा आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना दिया है तुम्हारा? जेड, ठीक है नहीं। तो वी आर को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? वी आर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस फाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर वी आर को लिख सकते हैं आई आर, आई आर लिख सकते हैं यहाँ पर, आई आर होगा यहाँ पर, ठीक है नहीं। और यहाँ पर जो जेड दिया है, जेड को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर जेड जो है इसकी प्रतिबाधा होती है क्या? तो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्या हो गया है, यहाँ पर हमें क्या लेना है? केवल आर लेना है। क्या लेना है यहाँ पर? आर, क्योंकि प्रतिरोध कह रहा है ना, वो प्रतिरोध तथा उस परपथ की प्रतिबाधा के अनुपात, तो प्रतिबाधा का अनुपात, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? आर होगा और आर बटे जेड होगा, सिंपली इस प्रकार से होगा। तो कॉस फाई क्या होगी? इस प्रकार से कि हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ से हम टेन फाई निकाल सकते हैं, उनसे उन सर्किटों से परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए निकालो चाहे इसके लिए निकालो, ठीक है नहीं। इन सभी सर्किट के लिए जो इनकी जो कॉस फाई होता है, कॉस फाई का जो मान होता है शक्ति गुणांक, वो 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से कम होता है शक्ति गुणांक इनका, ठीक है नहीं। ये बात ध्यान रखना है कि एल आर और सी आर और एल सी आर सर्किट जितने भी होते हैं उनके लिए शक्ति गुणांक जो होता है वो कम होता है, मतलब 1 से कम होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये होगा शक्ति गुणांक की परिभाषा। तो आपने पढ़ लिया है कि आई एवरेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? आई एवरेज का जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, वो पढ़ा है कि पी एवरेज, ठीक है नहीं, यहाँ पर हमने पढ़ा वी आर एम एस और आई आर एम एस, ठीक है नहीं। और यहाँ पर हमारा निकल के आया कॉस फाई, क्या निकल के आया था? कॉस फाई। अब कॉस फाई का मान ये भी तो होता है, तो यहाँ पर जब इसको रखेंगे तो निकल के आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस, और यहाँ पर हो जाएगा आर बटे जेड, इस प्रकार से। अब जेड चाहे इसकी प्रतिबाधा लगाओ, इसकी लगाओ, इसकी लगाओ, तो सबके लिए शक्ति यहाँ पर औसत शक्ति निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? औसत शक्ति सबके लिए निकल के आ जाएगी। इसको हम एक प्रकार से और भी इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, किस प्रकार से कि देखो यहाँ पर ओम का नियम लगाया जाए, यहाँ पर ओम का नियम लगाओ, कहाँ पर लगाएंगे? तो यहाँ पी एवरेज जो हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी आर एम एस, ठीक है नहीं। आई आर एम एस को मैं लिख दूंगा ओम के नियम से, आई है तो आई आर क्या होगा? वी अपॉन आर, तो वी तो यानी कि आई आर एम एस है तो यहाँ लिखूंगा वी आर एम एस बटे आर, आर कितना हो जाएगा? मतलब वी आर एम एस की जगह पर हमें बट्टे में क्या लिखना है? बट्टे में लिखना है जेड, यहाँ पर लिया जाएगा जेड इंटू में हो जाएगा आर बटे जेड, ठीक है नहीं। प्रतिबाधा लेंगे ना वी आर एम एस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट आपका पी एवरेज बराबर हो जाएगा यहाँ पर, देखो वी आर एम एस का वर्ग हो जाएगा तो उसके हो जाएगा आर एम एस, और यहाँ पर हो जाएगा आर बटे जेड उसके। तो ये भी फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन जाता है इस प्रकार से, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ये फॉर्मूला है ये आपका यहाँ पर, इस प्रकार से भी हम आपको लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके यहाँ पर बन जाएंगे कि तुम्हारे फॉर्मूला होते हैं, औसत शक्ति के फॉर्मूला होते हैं। शक्ति गुणांक की परिभाषा क्या होती है वो तो समझ में आ गया। शक्ति गुणांक एक विमाहीन राशि होती है। कैसी होती है? विमाहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये विमाहीन राशि होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बाटहीन धारा क्या होती है। बाटहीन धारा, बाटहीन धारा क्या होती है स्टूडेंट? बाटहीन धारा होती है आपकी ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परपथ जिसकी औसत शक्ति जो होती है स्टूडेंट वो क्या होती है? औसत शक्ति जो होती है वो शून्य होती है, शून्य हो तो इस प्रकार के परपथ की धारा को बाटहीन धारा कहते हैं, बाटलेस करंट कहते हैं। यानी कि इसकी औसत शक्ति शून्य होगी जिस परपथ की, तो वो उस परपथ की जो धारा को कहेंगे बाटहीन धारा। क्या कहेंगे? बाटहीन धारा। अब आपको पता है कि पी एवरेज बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या है? अगर पी एवरेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अभी मैंने बताया है कि पी एवरेज जो होता है वो होता है वी आर एम एस और आई आर एम एस, और यहाँ होता है कॉस फाई, ये होता है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का मतलब यह है कि फाई का मान अगर पाई बाई 2 हो, कितना हो? फाई का मान अगर तुम्हारा पाई बाई टू हो, तो इसका मतलब यह इस कंडीशन पर क्या होगा? तुम्हारा ये शक्ति गुणांक जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पाई बाई 2 पर जो शक्ति गुणांक होगा कॉस फाई जो होगा वो 0 होगा। 0 हो तब क्या होगा? यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा परिपथ जिसका शक्ति गुणांक 0 हो, तो उसको हम कहते हैं बाटहीन धारा। क्या कहेंगे? उस परिपथ की धारा की होगी बाटहीन धारा। कैसी होगी? बाटहीन धारा होगी। नॉट पॉइंट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। तो जिस परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है तो उस परिपथ की धारा को बाटहीन धारा भी कहते हैं। इस प्रकार से भी इसे परिभाषित किया जा सकता है। अब आपको पता है कि जिसका कलांतर पाई बाई 2 होता है उसका ही शक्ति और शक्ति शून्य होती है। अब कौन कौन सर्किट होते हैं ऐसे? वो सर्किट तुम्हारे होते हैं, ये एक हो गया तुम्हारा एल आर सर्किट और सी आर सर्किट,
और तुम्हारा LCR सर्किट। इन सर्किटों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सर्किटों के लिए ये शक्ति गुणांक जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, बिल्कुल शून्य। ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना है। तो जिसका शक्ति गुणांक शून्य होता है तो उसके लिए बाटहीन धारा होती है। क्या होती है, यानी उस परपथ के अंदर जो धारा होगी वो बाटहीन धारा होगी। कैसी धारा होगी, बाटहीन धारा, जिसकी औसत शक्ति शून्य है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि बाटहीन धारा क्या होती है, कि ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परपथ जिसकी औसत शक्ति शून्य हो, तो इस प्रकार की परपथ की धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। पी एवरेज बराबर 0। फॉर्मूला जो होता है, फाई का मान अगर पाई/2 है, कलांतर अगर पाई/2 है, तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर अगर रखा जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसका मान होगा, नहीं होगा, cos 0 का मान, cos 90 का मान 0 होता है। इन सर्किटों के लिए जो होती है ना वो शक्ति, वो कैसे हो, शक्ति गुणांक 0 होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी वाटहीन धारा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आपको एक नंबर पूछेगा तो इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है नहीं, और तुम्हारा शक्ति गुणांक की परिभाषा और शक्ति गुणांक और बाटहीन धारा, इनकी परिभाषा पूछता है तो एक नंबर में तो आपको परिभाषा ही लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और अगर मान निकलवाए और एवरेज औसत शक्ति का, तो वहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले न्यू टॉपिक की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।